हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। तो हम जो हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे वो था एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक लास्ट ग्लैंड रह गया था जो कि हमारा टेम्पररी ग्लैंड था, प्लेसेंटा। आज हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि आज इसके बाद हमने थोड़ा बहुत ही और पढ़ना है। उसके बाद हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लेसेंटा कैसा ग्लैंड है? प्लेसेंटा एक टेम्पररी ग्लैंड है। हमें पता है कि प्लेसेंटा तभी बनती है जब फीटस प्रेजेंट हो मदर के अंदर, तभी प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। तो ये कैसा ग्लैंड है? सबसे पहले तो ये एक टेम्पररी ग्लैंड है। अगर टेम्पररली देखें तो ये लार्जेस्ट भी है क्योंकि इतना बड़ा ग्लैंड कोई नहीं है। वैसे तो हमने कहा था कि थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट है, लेकिन हमने बोला था कि अगर प्लेसेंटा की बात करें, लेकिन है तो ये टेम्पररी, लेकिन ये भी लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद बात करें प्लेसेंटा क्या है? ये मदर और फीटस के बीच, मदर एंड फीटस कनेक्टिव है ये, यानी ये कनेक्ट करती है किसको? मदर और फीटस को। फीटस यानी बच्चा, यानी जो बेबी है मदर के यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है, उस फीटस के अंदर और मदर को कनेक्ट करती है क्या? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है तो कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो इसको पार कर जाती है? वो है आईजीजी एंटीबॉडी। आईजीजी एंटीबॉडी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो मदर से फीटस के पास प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर जाती है और कोई भी एंटीबॉडी नहीं कर पाती, सिर्फ आईजीजी एंटीबॉडी ऐसी है जो कर सकती है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर हॉर्मोन्स की बात करें तो फर्स्ट हार्मोन है HCGH हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन है ये। सेकेंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। हमने ये हार्मोन पढ़ा था कि ये कॉर्पस लुटियम से भी रिलीज होता है और ये हार्मोन यहाँ से भी रिलीज होता है, प्लेसेंटा से। थर्ड है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में भी हमने बात की थी, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा था। और फोर्थ हार्मोन है यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन भी कॉर्पस लुटियम से रिलीज हो रहा था। तो ये दोनों जगह से रिलीज होंगे, ये तीनों दो दो जगह से रिलीज होंगे, लेकिन HCGH हार्मोन सिर्फ प्लेसेंटा से रिलीज होगा। और इसका ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। इसका नेम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है प्लेसेंटा से। HCGH ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। और ये क्या करता है? इसका काम है टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि अगर कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा तभी तो प्रेगनेंसी रहेगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से बहुत अमाउंट में क्या निकल रहा था? प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना जरूरी है। तो उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड है? HCGH हार्मोन। रिलीज कौन कर रहा है? प्लेसेंटा। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में ही। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में मैंने आपको वर्बली बताया था कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस एरिया है, प्यूबिक सिम्फाइसिस एरिया को रिलैक्स करता है ये रिलैक्सिन हार्मोन, जिससे क्या है कि डिलीवरी ऑफ द बेबी बिकम्स इजी, यानी कि बच्चे की जो डिलीवरी है मदर के थ्रू जो होती है, उस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए इसको रिलैक्स किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये रिलैक्सिन हार्मोन का काम था, ठीक है। और ये हम इसके साथ हमारे सारे ग्लैंड्स कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। जब हम हार्मोन्स को पढ़ते हैं तो केमिकली हार्मोन्स तीन तरीके के हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये हो सकते हैं अमीनो एसिड्स के बने, या फिर इनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, यानी अमीनो एसिड्स के अंदर कुछ चेंजेस होने की वजह से उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उसके जो व्युत्पन्न बनते हैं, उनसे भी बन सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये बन सकते हैं प्रोटीन
या फिर पेप्टाइड के, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हॉर्मोन्स है वो प्रोटीन या पेप्टाइड से बने हो। तीसरा हो सकता है कि ये स्टेरॉइड हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो स्टेरॉइड से बने हो, या इनको बोलते हैं स्टेरॉल हार्मोन। ठीक है, तो तीन तरीके का केमिकल नेचर हो सकता है हॉर्मोन्स का। ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स और स्टेरॉल्स के भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स है, तो हमें पता है कि अमीनो एसिड जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम अमीनो एसिड वाटर सोल्यूबल है, तो ये भी वाटर सोल्यूबल होंगे, यानी कि ऐसे हॉर्मोन्स जो अमीनो एसिड या अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स है वो सारे हॉर्मोन्स वाटर सोल्यूबल होंगे। ठीक है, उसके अलावा कहें तो ये इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट इनका कैसा होगा? लो मॉलिक्यूलर वेट के होंगे। उसी तरह अगर हम प्रोटीन या पेप्टाइड की बात करें तो ये भी सारे के सारे कैसे होंगे? वाटर सोल्यूबल होंगे। ये भी वाटर सोल्यूबल होंगे, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा होगा? हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट कम था, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ये भी वाटर सोल्यूबल है, ये भी वाटर सोल्यूबल है, लेकिन जो स्टेरॉइड या स्टेरॉल्स हैं ये होते हैं फैट सोल्यूबल या फिर लिपिड सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल या फिर लिपिड सोल्यूबल। ठीक है, अगर हम इसको साइंटिफिक टर्म में बोले वाटर सोल्यूबल, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये कैसे नेचर के हैं? हाइड्रोफिलिक नेचर के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है लाइपोफोबिक। फोबिक वर्ड जैसे हम कहते हैं ना कि हमें इस चीज से फोबिया है, हमें इससे डर लगता है, हम उससे दूर रहना है। फोबिया, फोबिक वर्ड फोबिया से है, यानी कि लिपिड से दूर रहने वाले। लिपो मीन्स लिपिड, लिपिड से दूर रहने वाले, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, हाइड्रो का मतलब वाटर, यानी पानी से प्यार करने वाले, तो वो हो जाएंगे वाटर सोल्यूबल। और लिपोफोबिक यानी कि लिपिड यानी फैट से दूर रहने वाले। उसी तरीके से हम इसको भी बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफोबिक। और हम इसे क्या बोलेंगे? लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। राइट, तो अगर हम इसके अंदर बोलें कि अब ऐसे एग्जांपल्स कौन से हैं जो इनके अंडर आएंगे, तो अगर हम अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स की, तो इसके अंदर आएगा टायरोसिन अमीनो एसिड। अगर हम बात करें टायरोसिन अमीनो एसिड की, तो टायरोसिन अमीनो एसिड की एक चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम इसके अंदर आयोडीन को ऐड कर देंगे तो बनेगा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन कैसे होगी? टायरोसिन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2 को जोड़ देंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा टायरोसिन क्या कर सकता है? टायरोसिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल डोपा। ये एल डोपा के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन के अंदर, और डोपामीन कन्वर्ट हो सकता है नॉर एड्रीनलिन के अंदर। नॉर एड्रीनलिन हार्मोन हमने पढ़ा था एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, एड्रीनल मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट था नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। और हमने पढ़ा था कि अगर नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का हम मिथाइलेशन कर दें तो बन जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन। राइट, नॉर एड्रीनलिन हार्मोन से फिर एड्रीनलिन हार्मोन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अमीनो एसिड के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, कौन कौन से हार्मोन्स के एग्जाम्पल आएंगे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा थायरोक्सिन हार्मोन, सेकेंड आएगा नॉर एड्रीनलिन हार्मोन, और थर्ड आएगा एड्रीनलिन हार्मोन, यानी कि एड्रीनल मेड्यूला के दोनों, और ये हमारा थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिप्टोफैन के बारे में, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के अंदर अगर हम ऐड कर दे जिंक को तो बन जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन एक प्लांट हार्मोन है, तो उस हार्मोन को बनने के लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए? ट्रिप्टोफैन। अभी हमने किसकी बात की थी? टायरोसिन की। एक अमीनो एसिड टायरोसिन है, एक अलग अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। उसके अलावा ट्रिप्टोफैन से क्या कर सकते हैं?
इसके अंदर हमने तीन हार्मोन्स पढ़ चुके हैं अभी तक। ये फोर्थ हार्मोन है इसका ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात करें तो ट्रिप्टोफैन से दो हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। एक हार्मोन है सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हमने अपने अब तक जो भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, हमने दो न्यूरोट्रांसमीटर्स और पढ़े थे। कौन कौन से? एक हमने पढ़ा था एड्रीनलिन हार्मोन जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं, एक हमने पढ़ा था नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। हमने कहा था कि इन दोनों हार्मोन्स को कैटेकोलामाइंस कहा जाता है, इन दोनों हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर थे, क्योंकि ये नर्व के जो मैसेजेस है, जो न्यूरॉन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज जो पहुंचाने के अंदर जो केमिकल्स हेल्प करते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो उनमें से ही एक ऐसा है सेरोटोनिन हार्मोन। और ये रिलीज कहाँ से होता है? ये रिलीज होता है इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन की कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है जहां से सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। और सेरोटोनिन हार्मोन बनता किससे है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मेलेटोनिन हार्मोन भी बनता है किससे? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से। और ये हमने कहा था कि पीनियल ग्लैंड से निकल रहा था, पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन निकल रहा था, जिसको हमने बायोलॉजिकल क्लॉक कहा था। इस पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन ट्रिप्टोफैन का ही एक डेरिवेटिव है, जिसको हम कह सकते हैं अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स। हमने कहा था कि अमीनो एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। हमने अभी इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन इसके अंदर अगर एक एक्सेप्शन की बात की जाए तो अभी हमने पढ़ा था थायरॉक्सिन हार्मोन। जो हमने कहा था कि जो टायरोसिन हार्मोन है उसके अंदर अगर हम आयोडीन को ऐड कर दें तो थायरॉक्सिन हार्मोन बन जाएगा। ये फैट सोल्यूबल है। और इसका फैट सोल्यूबल ये क्यों है? बिकॉज ऑफ आयोडीन। आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से ये फैट सोल्यूबल हो गया। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। लेकिन बाकी जितने भी हार्मोन्स थे, तीन हमने पहले पढ़े थे। ये है फोर्थ हार्मोन, ये है फिफ्थ हार्मोन और ये है सिक्स्थ हार्मोन। यानी टोटल 6 हार्मोन ऐसे हैं जो अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। और ये अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। दूसरा हम पढ़ते हैं स्टेरॉइड या फिर स्टीरोल हार्मोन। स्टीरॉइड या फिर स्टीरोल हार्मोन कौन कौन से आएंगे? स्टीरॉइड और स्टीरोल हार्मोन के अंदर आएंगे सारे के सारे हार्मोन्स जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स में हमने पढ़े थे। हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स पढ़े थे? हमने 3 हार्मोन्स पढ़े थे, कॉर्टिकॉइड्स पढ़े थे। कौन से? एक तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। एक हमने पढ़ा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बिल्कुल। एक हमने पढ़ा था गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये तीनों के तीनों जो हार्मोन्स हैं ये तीनों ही स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं या स्टीरोल हार्मोन है। हमने इसके बारे में और एक चीज डिस्कस की थी कि ये कैसे हैं। ये हैं लाइपोफिलिक। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है भी कौन से लाइपोफिलिक हैं, कौन से लाइपोफोबिक हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो 3 हार्मोन्स हैं ये कैसे हैं? ये हैं लाइपोफिलिक हार्मोन, स्टीरॉइड या फिर स्टीरोल हार्मोन्स। कौन से? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स किसके हैं? ये हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर और कौन से आते हैं? उसके अलावा इसके अंदर आएंगे गोनेड्स के अंदर जो भी हैं, यानी कि टेस्टिस के अंदर तो मिलता है टेस्टोस्टेरोन, या हम इसको एंड्रोजन भी बोल सकते हैं क्योंकि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन जैसे और भी हार्मोन्स के ग्रुप है। और फीमेल के अंदर है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये वाले जो हार्मोन्स है ये भी स्टीरॉइड हार्मोन और स्टीरोल हार्मोन की कैटेगरी में आएंगे। अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ। थर्ड कैटेगरी है पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन। पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं? इनके अलावा जो भी हार्मोन्स बच गए वो सारे इसके अंदर ही आएंगे। जैसे कि सारे के सारे जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे थे हार्मोन,
जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे थे वो सारे हार्मोन, एक हमने टीसीटी हार्मोन पढ़ा था, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा था, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस से जो रिलीज हो रहे थे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर थाइमस ग्लैंड वाले आ जाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर थाइमस ग्लैंड के आ जाएंगे, और जो भी हार्मोन्स बच गए वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर देखा था कि दो हार्मोन्स ऐसे थे जो न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज हो रहे थे। वो हार्मोन्स कौन से थे? वो हार्मोन्स थे, एक तो था ऑक्सीटोसिन और एक था एडीएच हार्मोन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड एंटी डायोरेटिक हार्मोन, ये दो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज हो रहे थे, और ये बन कहाँ रहे थे? हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, तो इसको स्पेसिफिकली क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जो बने होते हैं, ये बने होते हैं 9 अमीनो एसिड्स के। अगर ये अमीनो एसिड्स के बने हैं तो हमें इसको अमीनो एसिड के ग्रुप में डालना चाहिए था, लेकिन इन अमीनो एसिड्स के अंदर ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर 9 अमीनो एसिड है तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? उनको जोड़ने के लिए 8 पेप्टाइड बॉन्ड। इसलिए इन हार्मोन्स को कहा जाता है ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन। तो ऐसे कौन से हार्मोन है जो ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है? वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड एंटी डायोरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो अभी हमने ये डिस्कस कर लिया कि केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स 3 तरीके के हम पढ़ चुके हैं, पेप्टाइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन एंड अमीनो एसिड वाले हार्मोन्स। तो अभी हम पढ़ते हैं कि इनका मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी हार्मोन के एक्शन करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म है। हमने अभी 2 तरीके के हार्मोन्स पढ़े थे। हमने जो हार्मोन्स पढ़े थे उसमें हमने कुछ हार्मोन्स को बोला था कि वो फैट सॉल्युबल है, और कुछ हार्मोन्स को बोला था कि वो वाटर सॉल्युबल है। राइट, हमने फैट सोल्यूबल हार्मोन्स कौन कौन से बोले थे? हमने बोले थे कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स थे, स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर जैसे कि एल्डोस्टेरोन था, जैसे कि कोर्टिसोल था, है ना, जैसे कि एस्ट्रोजन था। तो ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल थे, और एक स्पेसिफिकली कौन सा था? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये सारे फैट सोल्यूबल हार्मोन्स हमने पढ़े थे, और भी पढ़े थे। वाटर सोल्यूबल में भी हमने और पढ़े थे। इसके अंदर जैसे कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले सारे के सारे हार्मोन्स आ जाएंगे, है ना। इसके अंदर जैसे टीसीटी आ जाएगा, इसके अंदर जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वाले सारे हार्मोन्स आ जाएंगे। ठीक है, मैंने अब इनको अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि जो फैट सोल्यूबल हार्मोन्स हैं उनका मैकेनिज्म अलग है, और जो वाटर सोल्यूबल है उनका मैकेनिज्म अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जब हमें पता है कि जो हमारी वॉल बनी होती है किसी भी सेल की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अगर हम स्ट्रक्चर पढ़े तो वहां पर जो प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से लिपिड प्रेजेंट होते हैं। उस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरीके से लिपिड प्रेजेंट होते हैं, और इन लिपिड की वजह से क्या है कि ये जो लिपिड है ये है तो फैट ही, लिपिड को ही फैट बोला जाता है, तो ये है तो फैट ही। तो अगर कोई फैट हार्मोन यहाँ से अंदर जाना चाहे तो वो तो अंदर जा सकता है, यानी कि सेल के न्यूक्लियस के पास या सेल के इनसाइड के अंदर फैट वाला तो जा सकता है, क्योंकि फैट फैट को जाने देगा। लेकिन अगर वाटर सोल्यूबल कोई हार्मोन है तो वो यहाँ से नहीं जा पाएगा। अगर कोई वाटर सोल्यूबल हार्मोन है तो वो यहाँ से नहीं जा पाएगा, क्योंकि फैट वाटर को अंदर जाने नहीं देगा। तो इन दोनों का जो हार्मोन एक्शन है वो किस तरीके से होता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई फैट सोल्यूबल है तो कैसे होगा। अगर फैट सोल्यूबल है तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स और हॉर्मोन्स मिलकर बनाएंगे रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं।
कि अगर सेल की ये है बायलिपिड लेयर, ठीक है, और यहाँ पर है ये है फैट सोल्यूबल हार्मोन, ये है फैट सोल्यूबल हार्मोन, ठीक है। यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो ये जो फैट सोल्यूबल हार्मोन है, ये इस लेयर को, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर जाएगा और ये यहाँ पर इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो कि क्या था, रिसेप्टर हार्मोनल कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। इसके कॉम्प्लेक्स बनाने से क्या होगा, अब इसका जो भी काम है, अगर हम बात करें इसके अंदर एस्ट्रोजन की, अगर हमने यहाँ पर एस्ट्रोजन ले लिया, अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन का क्या काम है, एस्ट्रोजन का काम है कि जो फॉलिकल्स हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, उनको बनाना। तो अब इसने काम तो यही करना है ना कि ओवेरियन फॉलिकल्स को बनाएगा। तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा डीएनए के पास, डीएनए जीनोम के पास जाएगा और डीएनए के अंदर बनेंगे एमआरएनए और एमआरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के बाद जो भी हमने इससे प्रोसेस करवानी है, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होनी है, वो प्रोसेसेस यहाँ पर हो जाएंगे। वो प्रोसेसेस किसने करवाई, इस हार्मोन ने किस तरीके से करवाई, यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, इनका एक कॉम्प्लेक्स बना और उस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या हुआ कि जो भी काम करवाना है इस हार्मोन ने, वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, ठीक है। ये थे फैट सोल्यूबल हार्मोन का कैसे, किस तरीके से इनका हार्मोन एक्शन होता है। ये जो है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल की प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो बायलिपिड लेयर की बनी होती है, तो इसलिए फैट जो है उसको पार कर जाता है और ये अंदर चला जाता है। अगर इसकी जगह वाटर सोल्यूबल होता तो क्या होता, हम देखते हैं अभी। अगर इसकी जगह वाटर सोल्यूबल हार्मोन होता तो इसके अंदर भी रिसेप्टर्स तो प्रेजेंट होने ही थे, लेकिन इसके अंदर जो रिसेप्टर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन्स पर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिसेप्टर्स होंगे, ये होंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। वहां पर जो रिसेप्टर्स थे वो सेल के अंदर थे, इसलिए हम उनको बोल सकते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर, क्योंकि वो न्यूक्लियर से आगे काम करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो रिसेप्टर्स है वो मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट हो गए, क्यों, क्योंकि वाटर मेम्ब्रेन को पार ही नहीं कर पाएगा, तो मेम्ब्रेन के पास ही रिसेप्टर होना जरूरी है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसका एक्शन, हार्मोन एक्शन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रिसेप्टर बना देते हैं। ये है हमारे पास वाटर सोल्यूबल हार्मोन, ये है वाटर सोल्यूबल हार्मोन, ठीक है। अब ये इसके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए इसको कहाँ बनाना पड़ेगा, अपना कॉम्प्लेक्स, इसको अपना कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, रिसेप्टर हार्मोनल कॉम्प्लेक्स। कहाँ बना, मेम्ब्रेन पर, तो इसलिए क्या बोले इनको, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ठीक है, मेम्ब्रेन पर बन गया। अब क्या होगा, अब इसने क्या किया, अब इसने की टैक्सी। कैसे, अब ये खुद तो अंदर जा नहीं सकता, तो इसने की टैक्सी। टैक्सी कैसे, इसने बुलाए सेकेंडरी मैसेंजर्स, जो कि इसका मैसेज आगे लेकर जाएंगे। इसने जो भी काम करवाना है वो काम कौन करेंगे, वो काम करेंगे ये मैसेंजर्स, ठीक है। ये मैसेंजर्स कौन से हो सकते हैं, ये मैसेंजर्स हो सकते हैं कैल्शियम के आयंस, ये मैसेंजर हो सकते हैं साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इधर हो सकते हैं IP3, इसका नाम है
इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। तो ये है हमारी अब सेकेंडरी मैसेंजर्स। अब ये सारा का सारा काम आ गया इनके कंधों पर। अब इन्होंने जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करवाने हैं वो अब ये करवाएंगे। सेल्स के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस अब होंगे वो ये करवाएंगे। तो अगर हम कहें भी ऐसा कौन से हार्मोन्स है जो जीनोम तक पहुंच रहे थे, जो डीएनए जो न्यूक्लियाई तक पहुंच रहे थे, तो वो हार्मोन्स थे फैट सोल्यूबल। ठीक है, ये हार्मोन सिर्फ मेम्ब्रेन तक ही रह जाते हैं और ये आगे अपना काम करवाते हैं थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर्स, जो कि है कैल्शियम भी हो सकते हैं, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम वो खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।